करिए इनको, ये क्वेश्चंस हैं। क्या आंसर आए? सर पहले का 25,000 है, दूसरे का भी निकाल रहा था। 25,000 है। यस सर। ओके, देखिए, अगर ये फर्स्ट को 7 मिला, उसको 5 मिला, सेकंड को उसको 3 मिला, तो जो टोटल है वो कितना हुआ? 15। यस सर। और अब मिल रहा है 75,000। सो ये इसका 5,000 एक्स्ट्रा है ना, इंटू 5,000 हो गया ना। सो इसमें भी 5,000 की मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 इज द आंसर। सो ये आंसर आ जाएगा। 70 आंसर कैसे आया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड? सर जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आपकी 210 आ रही है, और 3 से डिवाइड करने पे 70 आ गई। नहीं 30 होएगा, सॉरी। भैया 7 से 70 डिवाइड कैसे हो जाएगा? ये वाली सबसे छोटी साइड है। आप हाँ, इसको मैंने वो जो है, गलत कर दी। आप इनको 30 जो होएगा। है 210 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर लो ना। ये 210 से मल्टीप्लाई करा, उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो ना, तो ये आ जाएगा 70। ये कितना आ गया? आप इसको 5 से करोगे तो 5 4 टाइम्स है ना, और फिर यस 42। सर। और ये करोगे आप 15 टाइम्स, आई थिंक सो। कितना? नहीं, 27 30। है, 30। 30 होएगा ना। हाँ, 30। तो अगर ये साइड है, ये 70 42 एंड 30, तो ये साइड्स हैं इनकी, तो सम कितना है इनका? इनका सम 142। 142। तो यही है सम पेरीमीटर, तो यही स्मॉलेस्ट साइड हो गई। अब इसने कहा वाट शुड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द नंबर्स इन द रेशियो दिस, 2 सो दैट सर। 2, हाँ, टू सब्ट्रैक्ट होगा। 9 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स जो है वो 1/2 होगा। तो इसको सॉल्व करो दोनों को, सो आपको 2 एक्स आंसर और आ रहा 2 है। आंसर आ जाएगा। ये कैसे करोगे? लास्ट वाला कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड। करिए करिए करिए। लगा तो चलो, इसे बोल।
क्या आंसर आया बच्चे, क्या आया? ए जो है 2 ऑफ बी है एंड 3 टाइम्स ऑफ बी जो है वो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ सी। सर फिर बी को इक्वेट कर देंगे तो फिर ए इक्वल टू बी इक्वल सर a/2 इक्वल टू बी इक्वल टू 4/3 आप इसमें जो है, अरे आप इसमें एक काम करो ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो तो सर तो 6 आ रहा है उसमें, बट इधर कहीं पे भी 6 अरे नहीं 6 है, भी वही आ गया ना, दिक्कत आ इधर 8c आ गया, ये आ गया ना। अब रही है। इनको यस सर। सबको डिवाइड कर दो 24 से, 24 एलसीएम हो गया ना इनका, यस सर। ठीक है ना। तो कितना आ गया, a अपॉन 8 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 3, 8 4 सर 3 आ गया। 8:4:3 आ रहा है। तो यही आ गया मेरा इधर। भी आ गया था सर, बस मैंने क्या था, मेरा फ्रैक्शन में आ रहा था सी अच्छा, वाला, आपको तो मेरे उसकी को उसको ज़रूरत, देखो मल्टीप्लाई करना आपको रह उसकी गया ज़रूरत भी नहीं थी, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने कहा है ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी, ए बी का दुगना है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, ये 3 है, ये 4 है, दुगना है क्या इसका? था। नहीं सर। ये दुगना है क्या इसका? नहीं सर। और ये दुगना है क्या? नहीं सर। ख़त्म, फिर तो आंसर बी है, ख़त्म बात। यस सर। आप ऑप्शन को भी तो देखो ना, आप कैलकुलेशन को ही क्यों इंटेलिजेंट बन रहे हो कि भाई मुझे कैलकुलेशन करनी है। आप हो सकता है कि देखो एक ऑप्शन ऐसा होता और a/4 और रेशो मान लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि 6:3:4। भाई इसने कहा ना 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3, तो 4 ऐसे भी देता है, ये 6 और ये डबल है, भाई इसका डबल हो गया। तो यहाँ पर आपको Yes. कन्फ्यूज़न हो सकता था। अब जबकि जबकि अगर बी को आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और बी तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है, ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी, बट क्या ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है? इसने कहा है कि बी को 3 रखो, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 क्या वो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ 4 के? नहीं है ना। नहीं सर। तो ये आंसर नहीं है फिर। अब वो चीज़ आप यहाँ से देखो कि 4 और 3 आ गया, तो 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 3 है, 12 बराबर 12 है, सही है, ट्रू है ये भी। यस। इस तरह से देखा जाता है, आप समझे नहीं, ये तरीका sir. होता है उसको देखने का क्वेश्चन को। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें उसको करना है क्वेश्चन को, तो हमें यहीं से कर लो, ये तो ऑप्शन बेस्ड था, ये तो ऑप्शन बेस्ड Yes. था ना। हाँ, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन होता कि अगर बी की वैल्यू इतनी है तो बताओ ए की क्या है, और ये ग्रिडन होता, तो फिर तो आपको करना पड़ता, फिर तो सॉल्व करना पड़ता, फिर तो आपको Yes, सॉल्व sir. करना पड़ता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। सो देन वी कैन वर्क आउट, फिर हम इसको सीधे डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आता है वो एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट में हमारे पास एक सिंपल सा फंडा ये होता है, इफ़ एक्स इज़ राइजिंग, इफ़ एक्स इंक्रीज, वाई ऑल्सो इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। समझे, देखो वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और अगर ये x डिक्रीज कर रहा है, सो y जो है वो भी डिक्रीज करेगा, सिंपल सा है। अगर वो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा सेम प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, यानी कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि x अपॉन y जो है वो k है, और k क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि x1 y1 x1 अपॉन y नहीं, ये मैंने क्या लिख रखा है, y1 आएगा, x2 अपॉन y2 और x3 अपॉन y3, ऐसे करके xn अपॉन xn तक yn तक होगा, ये सब बराबर होते हैं। जैसे हमारे पे स्पीड और डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो वो टाइम के बराबर है। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी अगर टाइम कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट कर दिया हमने, अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया तो मोर विल बी द स्पीड, मोर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द इन द सेम टाइम। अगर मेरी स्पीड 60 थी तो मैं 60 माइल्स कवर कर रहा था, मेरी स्पीड 70 होगी तो मैं 70 माइल कवर कर रहा हूँ, तो मेरा उसी प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज़ हो गया है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर x इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, सो y जो है वो इंक्रीज में तो डिक्रीज करेगा और यहाँ ये इंक्रीज करेगा, है ना, इन दी सेम रेसिप्रोकल रेशो। वो सेम रेसिप्रोकल रेशो में, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सच दैट कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये है कि x y के बराबर होता है तो x y का जो वो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि इनका दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो v1 t1 बराबर होगा v2 t2 के, बराबर होगा v3 t3 के। ये सिंपल सी बात है। अगर आपका बजट सेम है, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है, ठीक है ना, अब अगर आप उसमें जो है आप कम खर्च करोगे, मान लीजिए वो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ कोई आपके कोई मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने का शौक़ है, ठीक है ना, तो अगर आप 100 रुपये की आइसक्रीम खाओगे तो आप 10 ही खा पाओगे, बट अगर आप उसी को घटा के 50 रुपये की कर दोगे तो आप 20 खा पाओगे। समझे ना, आपने इसको आधा करा तो इस आधा का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, उसके उसमें बढ़ गई है। ये आपने हाफ करा तो ये दुगनी बढ़ गई। ऐसे ही हो जाएगा, अगर आप 10 रुपये की लोगे आइसक्रीम तो आप 100 आइसक्रीम खा सकते हो। समझे नहीं? तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये चलता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये चलता है, ठीक है ना, जैसे वो बढ़ रहा है वो उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन। सर आपके लास्ट में वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। ब्रेक हो गई थी वॉइस? कोई बात नहीं। यस। कहाँ पर ब्रेक हो गई? तो जो आप बता रहे थे कि जो जितना बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है। हाँ, तो जब तू समझ तो आ गया, तुझे बढ़ गया तो कम चलो क्या, कोई नहीं, हो तो सुन लेना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। ये वो कह रहा था कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी ना तो दूसरी चीज़ जो है वो घटेगी। सर मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वो इन्वर्सली तो ये वो इनडायरेक्ट इन्वर्सली है, समझे ना। चलो ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन करो इतने आप। क्या आंसर आया? सर कर रहा था। करो करो। रोज मांगो जा जो है ये कितनी थी? कितने रख रखे बताओ, रखे बताओ।
गया। ये क्या और क्या? क्या ठीक है? पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया ये वाला, मतलब कैसे देखो। करेंगे? लाइक इतना पता है कि होल वर्ल्ड में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का माइनस होएगा, बट 1x - 2y कुछ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द होल वर्ल्ड इज़ 1:2। समझे ना, पूरी दुनिया में 1:2 है। इफ़ द रेशियो है ना लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज़ 2:3। समझे ना, देन द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो सिंपल सी बात है ना, आप एक सिंपल सी बात देखो, ये क्या है इनका सम 5 है। देखो बहुत आसान करने का तरीका क्या है, इनका सम जो है 5 है, ठीक है ना। तो आप ये पहले वाला, क्योंकि इसने नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करी है कि नॉर्थ में, मतलब इसने कहा है द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर, तो टोटल लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है ना, ये दे रखा है। इफ़ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब देखो आपको सीधी सी पता है कि पूरी धरती के अंदर हाफ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और हाफ पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, नॉर्थ और साउथ है तो वो आधा आधा तो आपका बटा हुआ है, समझे ना, वो आपका बटा हुआ है। अब इन्होंने ये कहा है कि लैंड और वाटर ऐसे ऐसे है। अब उसने कहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है, जो नॉर्थ का है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसमें लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है, समझे ना। यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा ये कह रहा है, समझे ना। यहाँ रेशियो Yes, क्या sir. होगा कि जो टोटल में ये रहे। अब देखो इसको दो तरीके थे, ये क्वेश्चन एक तरीके से वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज जो होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको पहले एक बार बता देता हूँ वेटेड एवरेज। प्लीज कर लो। देखो वेटेड एवरेज, देख बच्चे वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज है तो ये एक तरह से आपका एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स, समझे ना। जैसे एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, मान लीजिए इनका एवरेज दे रखा है, इसका x1 बार है, इसका x2 बार एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज दे रखा है। और इनका जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इसमें n1 है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है, ठीक है ना। अब इनमें दोनों में हमें ये निकालना है कि एवरेज जो है, मतलब एवरेज ऑफ a प्लस बी, दोनों का क्या एवरेज होगा। मान लीजिए आपकी क्लास में मैथ्स में एवरेज मार्क्स है 65% और दूसरे सेक्शन में एवरेज मार्क्स जो हैं वो 71% हैं, तो दोनों सेक्शन में मिला के कितने हुए कि आपके में कुछ बच्चे होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं दोनों में बराबर बच्चे नहीं हैं, एक में 35 बच्चे, एक में 45 बच्चे, ऐसे कर दिया, तो कितने क्या होगा एवरेज, समझे ना। तो ऐसे में क्या होता है, तो इस तरह से जब हम ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है वो होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पे इसमें क्या होगा, सम हमारे पे ये आ जाएगा x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2, और ये जो है x बार है, ये हमारा फॉर्मूला है, समझे, ये फार्मूला है। अब इसको Yes, देखो sir. मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ उसको, ये जब है जब मुझे वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड एवरेज में मैं यही फार्मूला लगाऊंगा।
अब इस क्वेश्चन में मुझे वेटेड एवरेज नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पे एवरेज तो ये दे ही रखा है, वेटेड एवरेज तो दे ही रखा है ना, ये वाला 1 और 2 मतलब ये दे रखा है, तो ये दे रखा है यहाँ पे वेटेड नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा n1 x बार प्लस n2 x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। अच्छा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि x1 बार जो है वो छोटा है x2 बार से, तो जो वेटेड एवरेज होगा वो इनके बीच में ही होगा भाई। एक sir. क्लास में 65% मार्क्स है, एक में 71% मार्क्स है, तो जो टोटल दोनों क्लास के अगर हम मिलाएंगे तो वो 65 से 71 के बीच में ही आएंगे। 72 या 85 तो हो नहीं सकते, या 55 भी नहीं हो सकते, वो 64 Yes, sir. तो आएंगे तो बीच में ही, तो ये मान के चले। तो अब जब क्या है कि ये बड़ा है x2, तो हम क्या करते हैं x2 में से ये वाला तो इधर ले जाते हैं और ये वाली ऑब्जर्वेशन इधर ले जाते हैं, क्योंकि x बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा n1 बार आ जाएगा x बार माइनस x1 बार, और ये बराबर आ जाएगा n2 कॉमन ले लेंगे x2 बार माइनस x बार। तो यहाँ से हमारे पे एक ये आ गया कि x बार माइनस x1 बार अपॉन, या हम इसको ऐसे ये कह लें कि n1 अपॉन n2, जो रेशियो ऑफ द ऑब्जर्वेशन है वो बराबर हो गया अपॉन ये आ गया, ठीक है ना, ये बराबर हो गया, ठीक है ना, कि कितनी ऑब्जर्वेशन है। ये सीसॉ की तरह है एक तरह से, जैसे अब सीसॉ करते हैं ना, सीसॉ में जैसे यहाँ पे फलक्रम होता है और आपका ये d1 डिस्टेंस होता है, d2 डिस्टेंस होता है, यहाँ पे वेट m1 या मास है m1 है या m2 है, तो ये होता है m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, है ना। और अब क्या होगा, ये जब है जब आपका ये बैलेंस हो। अब अगर मैं इसको इधर रख दूँ, जैसे आपने वेट बढ़ा दिया है, d2 का वज़न कम है, तो आप क्या करोगे, ये d1 घटा दोगे, है ना, उसका ये वाला गैप बड़ा कर दोगे। अगर इसका मास कम है तो वही होता है ना कि इनका प्रोडक्ट बराबर होता है। सेम यहाँ हो रहा है, Yes, sir. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये n1 है, मतलब ये x1 बार है और ये यहाँ पे x2 बार है। अब अगर वेटेज यहाँ है, x इधर आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो जो इनका डिफरेंस है x2 माइनस x1, समझे, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ये है उसकी n2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि n2 से जो उसके नंबर है ऑब्जर्वेशन, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है। अगर आप इसको जैसे ना ये है d1 इंटू m1, ये बराबर है d2 इंटू n2, तो अगर आप इनके रेशो को देखोगे कि m1 अपॉन m2 का जो रेशो देखोगे तो वो d2 अपॉन d1 होगा, उल्टा होगा, उनके इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। सेम यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिख दूँ कि ये तो इनकी n1 n2 वो हैं, क्या हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये इनके एवरेज हैं इनिशियल x1 बार x2 बार, और ये जो है यहाँ x जो है वो इनका फाइनल है, और ये इनका डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस ले लो, क्या हो गया x बार माइनस x1, क्योंकि x बार बड़ा है, और यहाँ हो गया x2 बार माइनस x बार। वो कहता है कि इन दोनों का जो रेशो है जो आया x2 माइनस x1, ये इस रेशो के बराबर है। वो ये कहता है कि जो इन दोनों का जो रेशो आया, जो भी आएगा डिफरेंस, देखो ये आया ना रेशो, ये n1 n2 के रेशो के बराबर है। इसको हम, ये जो हमारा फार्मूला है ना, इस फार्मूले को इस तरह से पिक्टोरियल डायग्राम में दिखा सकते हैं। अब यही काम हम यहाँ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अब यहाँ इस पिक्टोरियल डायग्राम से। देखो कैसे करेंगे, आराम से करेंगे, सो बहुत सिंपल सा फंडा है। आप किसी एक के साथ ले लो, मैं एक के साथ ले रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा, फिर मैं एक लेमैन मेथड से बताऊँगा। मैं इसको ना एक मैं लेके मानता, चलो मैं लैंड ये ले रहा हूँ, लैंड, वाटर नहीं ले रहा हूँ, मैं लैंड ले रहा हूँ, तो मैं लैंड का रेशो ले रहा हूँ। तो मेरा लैंड का फाइनल रेशो क्या है, 1/3। भाई इस टोटल में तो ये टोटल 3 है ना, 3 में से 1/3 हिस्सा मेरा पानी वो है, लैंड है। इसमें लैंड कितना है, 2/5, ठीक है ना। अब यहाँ निकाल लेते हैं लैंड कितना आएगा, जो भी आएगा उससे हमारा आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर हमारा ये दे रखा, अच्छा ये भी दे रखा है कि ये किस तरह, ये दोनों हाफ 1-1 है, नॉर्थ और साउथ 1-1 है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों बराबर बराबर रेशो में भाई, नॉर्थ और साउथ बराबर बराबर रेशो में ही है ना, रेशो इक्वल है। यहाँ पर जो लैंड, नॉर्थ में जो लैंड है वो है 2/5, साउथ में जो लैंड है वो मुझे निकालना है, लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ, उसका रेशो आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा रेशो। और यहाँ पर जो रेशो है वो है 1/3 फाइनल। 2/5 और 1/3 में से कौन बड़ा है? 2/5। 2/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 में से 1/3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6 आएगा, उधर 5 आएगा, तो 6 बड़ा है, तो ऐसे आ जाएगा, तो ये बड़ा है। तो यहाँ 2/5 में से 1/3 माइनस करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, 1/3 में से x माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आ गया 6 और 5, तो ये आ गया 1/15, ठीक है ना। और यहाँ कितना आया, जो भी आया 1 - 3x/3। अब ये कह रहा है कि जो इनका रेशो होगा 1 - 3x/3 है ना, अपॉन 1/15, ये जो रेशो होगा यही रेशो 1/1 के बराबर होगा इस रेशो के, ठीक है ना। तो ये 1/15 उधर ही चला गया, 3 भी उधर चला गया, तो ये आ गया 1 - 3x जो है 1/5 हो गया, ठीक है ना। 3x उधर चला गया, 1 - 1/5 जो है वो 3x हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 4/5, और x कितना आ गया 4/15। 4/15 का मतलब हो गया कि 4 तो लैंड है, ये टोटल है, तो पानी कितना उसमें, वो पानी कितना हो गया 11 है ना। तो लैंड और वाटर का जो रेशो है, लैंड टू वाटर जो है वो 4:11 आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को एक लेमैन मेथड के हिसाब से करके देखते हैं। मतलब लेमैन का मतलब मेरा है कि मेरे को इतना बड़ा किस्सा नहीं आता, मेरे को नहीं आता भाई ये कैसे 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 कर रखा है ना। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मैं एक मिनट जरा, मैं जरा यहाँ से मैं जरा यहाँ से ही हटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको एक और तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। यस। मेरे को स्पेस चाहिए थी तुमसे, सो देखो हमें क्या करना होता है ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस को इक्विवेलेंट कर लेने की बात होती है। अगर आप ये देखो, ये है 3 हिस्सा, 1+3 जो है, अगर हम टोटल देखें, हम अर्थ के बारे में बात करें, तो वो जो है 1+3, वो उनका टोटल 1+2 जो है वो 3 आ गया टोटल। बट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका टोटल आया 2+3 5 आया। इन दोनों का जो LCM है वो 15 आ गया। तो आप क्या करो, इनको 15 बना के कर लो, आप काउंट करो, 15 कर लेते हैं, लेट से काउंट दैम 15, ठीक है ना। हम 15 बनाने की बात करते हैं, हम इनको 15 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके देखते हैं, नहीं भी करते मुझसे भी आगे कर सकते हैं, 15 से भी बढ़ा सकते हैं, समझे ना। तो अर्थ है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इनके थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। 15 कितना होगा, तो जो अर्थ है उसमें लैंड और वाटर जो है, लैंड और वाटर हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 6 आ गया, ठीक है ना, ये 6 हो गया, और वो कितना हो गया, वो कितना आया, 3 से करा ना, और ये 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। अब ये 6 और 9 हो गया। मुझे जो है अब उसमें मुझे क्या करना है, मुझे तो रेशो यही बनाना है ना, मुझे ऐसा ही रेशो बनाना है। या मैं इसको ऐसा करता हूँ, उसको मैं 30 कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर करता हूँ,
मैं अगर इसको 30 कर लेता हूँ, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी तो चाहिए ना हेमिस्फीयर का, तो मैं इसको 30 कर लेता हूँ, इसी के मल्टीपल में ही कर लेता हूँ। तो 30 करने में मेरे पे ये 10 आ गया और ये 20 आ गया। अब इसको 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लैंड 10 करना है, तो मुझे कितना कितना ऐड करना पड़ेगा हेमिस्फीयर में। यहाँ पे लैंड कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, है ना। और मुझे इसको 20 बनाना है, तो मुझे ये, क्योंकि मुझे 10 चाहिए, 11। तो वो कितना करना पड़ेगा, मुझे इसको 20 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 11। और यही मेरा आंसर है। आप समझे, प्रोपोर्शनलिटी में यस सर। यही तो मेरा आंसर है। ये तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका जो वेटेड एवरेज का है, इसका वेटेड एवरेज का तरीका देखो। वेटेड एवरेज का डायरेक्ट जो फार्मूला है हमारा, ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को याद करते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले के हिसाब से ही करते हैं कि हमारे पास जो लैंड है, या मैं चलो वाटर से करता हूँ, ओके। वाटर जो है टोटल हमें 2/3 है, ये वाटर हमारा 2/3 है, ठीक है ना। 2/3 वाटर है। और ये जो है हमारे पहले वाले में हमारा कितना था, यहाँ पर अगर हम इनको वैसे बराबर करने तो ज़्यादा अच्छा रहता, अगर हम इनको बराबर करके चलें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें नहीं, चलो ये ऐसे रहने दो, ये आप इसमें फिर आगे और जाके कन्फ्यूज़ जाओगे। ये एक लेमैन मेथड की तरह है कि आप उनको प्रोपोर्शनल बना लो, समझे ना, बराबर कर लो, क्योंकि 15 से ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने 15 तो ये था ही 15, तो इनका सम तो 15 है ही, तो हमने इसका डबल कर लिया। डबल करने के बाद उसे भी 15 मिला दिया, भाई 15 क्वांटिटी उसकी भी मिला दी। भाई है तो सरफेस तो बराबर बराबर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का साउथ हेमिस्फीयर का सरफेस तो बराबर बराबर है। अगर वो ये कहता कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब एक कुछ और न कह के, मान लीजिए एक इंडिया का पार्ट कह देता कि इंडिया का नॉर्थ पार्ट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया मान लीजिए छोटा है, नॉर्थ इंडिया बड़ा है, एरिया वाइज हम मान लेते हैं कि बड़ा है, तो हम ये कह देते हैं कि इनका जो रेशो है वो 4:5 है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अगर वो 5:4 है ना, 5:4 है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, इसको 5 लेना पड़ता, 5 का मतलब हो गया 15, तो इसको 12 लेना पड़ता मुझे, इसको मुझे 12 लेना पड़ता। तो 12 करके 12 अगर मैं करता तो 15 और 12 मेरा यहाँ पे 27 आता। तो फिर मुझे उसके हिसाब से करना पड़ता, क्योंकि अभी तो इन्होंने इसका इनका खुद का जो एरिया है वो बराबर है, तो इसलिए दोनों को 15-15 ले लिया मैंने, इसीलिए मैंने इसको 30 कर दिया। समझे ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये है। अच्छा, ओके सर। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, कौन सा इसमें से आंसर होगा। आप देख रहे हो कि x अगर बढ़ रहा है y घट रहा है ना भाई। x बढ़ रहा है 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12, अभी है ना वो। तो आपका a और b तो आंसर होगा नहीं, देखो ना, a और b तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि a और b तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो सकता है। देखो ऑप्शन से चलो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, ये तो बात पक्की हो गई, क्योंकि इसके अंदर x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है। अब आप देखो कि इनके प्रोडक्ट देखो, यानी कि ये x इंटू रूट वाई जो है वो कांस्टेंट है इसमें, और यहाँ पे क्या है कि x y जो है वो कांस्टेंट है। आप खुद देखो, x और y का मल्टीप्लाई करो, ये 2 इंटू 36 कितना होता है, ये 72 आता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो पहला मेरा वर्ड आता है 72, दूसरा आता है 48, तीसरा आता है 24 और फिर आता है 12। ये तो मेरे कांस्टेंट है ही नहीं, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अब अगर आप दूसरा देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, तो इनका अंडर रूट ले लो, तो 36 का अंडर रूट 6 हो गया, 6 इंटू 2 वही बराबर है 3 इंटू 4,
वो बराबर है 6 × 2 और वही बराबर है 12 × 1। सारे बराबर 12 के बराबर हैं, देखो, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन है इसमें। अब देख रहे हो, आई बात समझ में? यस डियर। वो कहीं चले गए तुम तो यार, है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है तुम तो यार। आयु, या आप क्लास में ही नहीं हो। चलिए बच्चों, आप क्लास में तो आप चले गए हैं क्लास से, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनको करिए।